अरे इसको साइज का करिए भाई। 2 इंच नीचे कर। 2 इंच नहीं, साइज तेरा है कि मेरा है? तो 2 इंच नीचे कर इसको। तेने इतना छोटा सरदार भी नहीं देखा होगा कभी। कर कर नीचे कर। ज्यादा हो गया, एक सूत ऊपर कर, आधा सूत नीचे करके निकल जा। मैं उनको इन 4 पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहता हूं। सुरेश अलबेला मेरा छोटा भाई बहुत प्यार करता है मुझसे और मैं बड़े अधिकार के साथ इनको मैंने यहां पर बुलाया है। 4 पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं और चौथी पंक्ति आप जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे तो आपके चेहरे से हमेशा तनाव दूर रहेगा। कुशाल जी सुनिएगा और आपकी भरपूर तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा सुरेश अलबेला मेरा छोटा भाई कि इश्क मोहब्बत के चक्कर में फंसना बहुत जरूरी है। भाभी जी आपने एडवांस में बजा दी पीछे तालियां। पहले आप माल एक्सपेरिमेंट करें, देखें अच्छा लगे तो। चौथी पंक्ति पर कि इश्क मोहब्बत के चक्कर में फंसना बहुत जरूरी है और किसी के दिल में जाकर बसना बहुत जरूरी है। रोना धोना भाग दौड़ ये जीवन भर का सिस्टम है, इस सिस्टम के बीच बीच में हंसना बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सुरेश अलबेला, हंसी का जादूगर हमारे बीच में। प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। हाँ और अब भी बढ़िया नहीं होए तो विनय जी को पकड़ लेना। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। देखो मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, लेकिन आप सब थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। आप ऐसे बैठे हो जैसे बैठने आए हो। मेरा तीसरा थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, कभी सम्मेलन चल रहा है तो मस्ती के मूड में आओ। भाई साहब बैठो, इधर भी 2-4 लोग आ रहे हैं, आप बैठ जाओ। मैं कोई फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा। वैसे तो सबसे पहले मैं आया तो मैं बीच में बैठा था, लेकिन फिर सुरेंद्र शर्मा जी भी बैठे थे तो मैं उठ गया। मैंने कहा सुरेंद्र शर्मा जी बड़े कवि हैं तो एक सोफे पे 2 बड़े कवि अच्छे नहीं लगते। बहुत बढ़िया सुरेश भाई, बहुत अच्छे। मैं उठ गया यार, काई को बैठो। मैं साइड में जाके बैठ गया। मैं साइड में क्यों बैठा आपको पता है? मैं साइड में इसलिए बैठा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले साइड में बैठते थे। बीच में कौन बैठता था? बीच में तो अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बैठते थे। बहुत अच्छे सुरेश भाई, क्या बात है। वो बैठे और मैं आपके बीच में आ गया। हाँ खींचना भाई, फोटो खींच ले फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर तो सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट। वैसे ये जो फोटो खींच रहे हो ना तुम, ये जमाना गया अब नया जमाना आ गया। देखो मैं ये पीछे भी लोग बैठे हैं, आप सब भी थोड़े से इधर मूड में आ जाओ। मैं सबका मूड बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को सबसे पहले इन्होंने माइक पे बुलाया, सबसे पहले इन्होंने इसलिए बुलाया कि आपने सब्जी मंडी में गए होंगे। सब्जी मंडी में जो माली होता है वो जब फूलों का टोकरा सजाता है तो उसमें सबसे ऊपर जो सबसे ताजा फल होता है उसको रखता है, तो उसके चक्कर में नीचे के सड़े गले फल भी बिक जाते हैं। तो आप समझो कि आपके बीच में ताजा आदमी आ गया। बहुत अच्छे सुरेश भाई, क्या बात है। वाह ये तो फोटो खींच रहा है ना भाई, ये जमाना गया अब नया जमाना आ गया। हम आदमी तो कम खींचते हैं, ये लड़कियां लगी ही रहती है। देखो आदमी और औरत में फर्क होता है भाई साहब। अब आप आदमियों को देखो, कवियों को देखो, उनको देखो, वो इतना क्रीम पाउडर लगा के आइए, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। क्या बात है सुरेश भाई, वाह क्या पंच दिया, वाह। और कवियों को देखो बिना नहाए धोए ही आ गए। ये प्रताप जी को तो हम प्रोग्राम में लाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इनको धोया था। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। आदमी और औरत में फर्क होता है। अब जैसे ये औरतें होंगी, अब तुम अभी कह रहे थे ना चांद वांद की बात कर रहे थे, चांद कहते हैं आज औरतों के जलन हो रही है। हाँ ये यही इसी इंतजार में कब निकले और कब खाएं। क्या बात है, धीरे धीरे समझ में आएगी।
नहीं आ जाएगी समझ में कि जलोटा बनने के लिए जसलीन भी साथ में रखनी पड़ती है। अब इनके पास होठ फट जाए लगाने के लिए वेसलीन नहीं है, जसलीन कहाँ से मिलेगी यार। बहुत अच्छे सुरेश भाई, वाह क्या बात है, अच्छा अनुभव है। देखो आप मूड में आ गए हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा के बताओ। बहुत अच्छे सुरेश भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं काहे को फालतू फूकट की बात कर रहा हूँ यार, देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। मैं कह रहा था भाई औरतें औरतें होती है, आदमी आदमी होता है, उसका फर्क ये होता है कि अब ये औरतें है ना 200 रुपए की साड़ी खरीदेगी ना मार्क 200 की, इंग्लिश में भी बताना पड़ता है आजकल। क्या पता अब कॉन्वेंट का जमाना चल गया भाई साहब। 200 रुपए की साड़ी खरीदेगी तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। आदमी बेचारा इतना शरीफ होता है 5000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ये आदमी और औरत में फर्क होता है। इसलिए क्या है कि ये अभी फोटो खींच रहा था, आजकल ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। आदमी कम खींचता है, लड़कियां ज्यादा खींचती है। अब लड़कियों को फोटो खींचना होगा तो कभी यूं मुंह करेगी, कभी यूं मुंह करेगी। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोगरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। बहुत अच्छे, क्या बात है सुरेश भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह। तगड़ा ऑब्जर्वेशन है, वाह। क्या मतलब है भाई, फालतू बात से देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। अपन भी सारे ही टेंशन पाल के बैठे रहे, कोई मतलब नहीं है यार। भाई साहब एक बार आप खड़े हो ना, नहीं बंसाली जी, भगवान कसम आपको जैसे ही मैंने देखा मैं सोचा है नरेंद्र मोदी कैसे हो गया। यस, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा पहले वाले भाषण में तो ठीक ही थे, क्या पता आजकल चिकनगुनिया का जमाना चल रहा है वही हो गया हो। लेकिन बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, मैं कोई फालतू फोकट की बात करता नहीं कि देश में ऐसे ही प्रॉब्लम। अपने को क्या मतलब है यार नेताओं की बात करने से। भाई नेताओं का नाम ही, जो अपने बाप की नहीं सुनता वो तो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुनता वो अरविंद केजरीवाल। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। तो मैं अपने को क्या मतलब है यार, नेताओं से कोई मतलब नहीं। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक नेता ने कहा, बोले दिल्ली में एक गरीब आदमी 5 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है। तो मैं बोले नेताजी झूठ काहे को बोल रहे हो, आजकल दिल्ली में 10 रुपए तो पेट खाली करने के लग जाते हैं। बहुत मैं आपको सही बताऊं, एक बार एक बस में 15,000 नेता बैठ के जा रहे थे। 15,000 ज्यादा हो गए क्या? अरे तो ज्यादा हो गए, थोड़े कम बिठा लो यार। आप बोलो तो मैं 10,000 को तो भी लात मार के नीचे उतार दूं। ये क्या है भाई साहब, मेरे से क्या है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे अब क्या है, एक बार आप संचालन कर रहे हो प्रोग्राम का, अब एक बार ऐसे ही मेरे को दे दिया संचालन, वही तू कर ले। अब मेरे में लक्षण तो है नहीं। अब दे दिया, जो मैंने कहा दे दिया तो कर ले यार, अपने बाप का क्या जा रहा है। जो मैं करने लग गया संचालन, तो एक बड़ा कविता शर्मा जी से भी बड़ा, उनने मेरे को कह दिया, बोले यार कहना तू थोड़ा सा माइक पे सरका देना। बोले मैं अमेरिका, लंदन वंदन, न्यूजीलैंड गया हूँ, तो थोड़ी सी सरका देना तो अपनी झांकी जम जाएगी। तो अपन ने सरका दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि भाई साहब ने 64,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई। तो ये मेरे से हो जाती है गड़बड़। लेकिन 50 नेता बैठ के जा रहे थे, 50 तो आ जाएंगे ना, 50 तो आ जाएगी। 50 बैठ के जा रहे थे। तो कर ही लो। देखो जितने ज्यादा बिठाओगे आपका फायदा। 50 बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया फायदा। और अभी 15,000 बिठाते तो कितना फायदा होता। वाह सुरेश भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन एक इंस्पेक्टर निरीक्षण करने गया तो बस एक खाई में पड़ी, न तो उसको एक नेता मरा मिला न एक नेता जिंदा मिला। पास में किसान का घर था, उन्होंने किसान से पूछ लिया यार ये बस खाई में पड़ी थी, इसमें बहुत सारे नेता थे, सारे के सारे खा गए। बोला साहब मैंने सबको जमीन में गाड़ दिया।
इंस्पेक्टर बोला यार सारे मर गए थे क्या? बोला नहीं साहब, बहुत सारे कह रहे थे हम तो जिंदा है, लेकिन मैंने सोचा नेता है, झूठ ही बोल रहे हैं, तो गाड़ दिया। वाह सुरेश भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए कोई मतलब नहीं है फालतू फोकट की बात से, मस्त रहो। आप तो ऐसे ही, हिंदुस्तान में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। जब राहुल गांधी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, आपके साथ घोर मजाक हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, धरना हुआ है। थोड़ी देर बाद तो अस्पताल की सारी नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? बोली तू भी भगले आशाराम बापू पैदा हो लिए। देखो हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल। मतलब देश की सरकार आपको ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और ये दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। और ये आशाराम बाबा, अनूप जलोटा, इनसे तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हो। मुझे तो यही नहीं समझ में रहा इन बूढ़ों ने ऐसा कौन सा रिचार्ज करवा रखा है। पता नहीं देश में क्या हुआ साहब, डायरेक्ट बूढ़े ही बिगड़ रहे, जवान सारे शरीफ है। क्या बात है। क्या पता, अब ये सब फालतू की बातें, अपने को क्या मतलब है यार फालतू बातों से। जो देश में सही बात है वो सही बात करते रहो। अब ये अनूप जलोटा ने जैसलीन से वो कर, शादी तो नहीं हुई इनकी, लेकिन जो भी हुआ है मेरे को मालूम नहीं है क्या हुआ। तो जितनी जानकारी है उतना ही बताओ ना यार। भाई राम अकेला जी कोई पागल थोड़ी है, इन्होंने मेरे को बुलाया। इन्होंने यूं मानो कि सबसे इंटेलिजेंट आदमी को आपके सामने बुलाया। भगवान कसम, मेरे जैसा इंटेलिजेंट आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं जोधपुर वालों के माजने से मैं अच्छी खासी वाकिफ हूं भाई साहब। ये आशाराम बापू, ये सलमान खान, ये कुछ भी नहीं है। जिस जगह पे प्रकांड पंडित रावण फंस गया हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये क्या लग रहा है यार। इसलिए कोई मतलब नहीं है इन फालतू बातों से। मैं बताऊं इस देश में, ये लोग कहते हैं ना, बोले देश में ये, मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं भाई साहब। इंटेलिजेंट आदमी इसलिए हूं, पिछले दिनों एक अमेरिकन मेरे को मिल गया। अब अमेरिकन भाई साहब क्या है, खुद को शाणे समझते हैं और हम इंडिया वालों को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन वो सबसे ही इंडिया के सबसे ज्यादा शाणे आदमी से भिड़ गया। तो मेरे को बोला तेरे को इंग्लिश आती है क्या? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। जितनी आओ जितनी काढ़ो ने यार। बोला सही बता तेरे को आती है क्या? मैंने कहा आती है, तू कुछ भी पूछ ले अभी फटाफट जवाब दे दूंगा मैं। तो बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है ना उसको यहाँ बुला। अब मेरे को आती थी इतनी सी, तो मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, साइड में खड़ी हो गई। लेकिन अंग्रेज भी पट्टा शाना, वो बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं डेढ़ शाना आदमी भाई साहब, मैं वहीं गया जहां से लड़की आई थी। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है, वहां जाके फिर बोल दिया मैंने बेबी प्लीज कम हियर। आ गई। दिमाग जितना दिया भगवान ने उतने का यूज करो नहीं यार, क्या मतलब है। मैं तो जब 5वीं में पढ़ता था, एक बार मास्टर ने मेरे से पूछ लिया बता बेटा। मैंने कहा पूछो मार साहब। बोलो बता बेटा लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है? मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा देंगे। बहुत अच्छे, क्या बात है। छोटी है तो छोटी ई की लगा देंगे। अरे लगती बड़े की है, पर जितना ज्ञान हो उतना ही तो बताओ ना।
अब मैं इंग्लिश वाला आदमी हिंदी का इतना थोड़ी है मेरे में। अब आपने तो सब कुछ पेन रखा है तो आपके डायरेक्ट टावर आ रहे हैं, मेरे थोड़ी आ रहे हैं। आ जा भाई, आ बैठ जा। बैठोगे ही सही यहाँ तो क्या करोगे। देखो हंसी हर जगह बिखरी पड़ी है, उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कि ट्रेन में बैठा था लड़का और लड़की, अचानक दोनों की आंखें फड़की। आजकल प्यार भी भाई साहब ऐसा हो गया 2 मिनट में ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता प्यार हो रहा है कि डेंगू हो रहा है। ट्रेन में बैठा था लड़का और लड़की, अचानक दोनों की आंखें फड़की, इकरार हो गया और 2 मिनट में ही दोनों को प्यार हो गया। लड़का लड़की के नंबर मांगना चाहता था, मगर उसके पास लिखने के लिए पेन नहीं था। लड़का लड़की के नंबर मांगना चाहता था क्योंकि उसे चैन नहीं था, पर लिखता कैसे, उसके पास लिखने के लिए पेन नहीं था, क्योंकि पेन मेरे पास था पर मेरे पास लड़की नहीं थी। वो मेरे पेन को ऐसे देख रहा था जैसे आजकल अडवाणी जी नरेंद्र मोदी को देखते हैं। अब मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, मैंने जेब में से पेन निकाला और ट्रेन के बाहर फेंक दिया और बोला, मैं केजरीवाल नहीं जो रायता फैलाने दूंगा, मैं मोदी भक्त हूं, न खाऊंगा। देखो ये प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब इस देश की, अपने क्या मतलब इन फालतू बातों से। इस देश की तकलीफ जो लोग बताते रहते हैं ना आपको, महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, असली प्रॉब्लम पे कोई ध्यान नहीं देता। असली प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको। इस देश की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि 20 साल हो गए लेकिन फिर भी वो पार्ले जी वाला लड़का वो बड़ा होने का नाम नहीं ले रहा। और उससे भी बड़ी तकलीफ ये है कि वो एमडीएच मसाले वाला डोकरा वो सलटने का नाम नहीं ले रहा। बहुत अच्छे। अफवाह तो आई थी बीच में, है अफवाह आई थी। गए? कौन बोल रहा है गए? जो छोड़ के आए। भाई साहब जब आपको पता है इंटेलिजेंट आदमी खड़ा है तो नहीं बोलना चाहिए ना। वो हमने भी पढ़ी थी खबर। कौन बोल रहे हैं? उनको मालूम ही नहीं है। आप ही हो सुरेश जी? मेरे को मालूम, मेरे को है ना भाई साहब। बहुत अच्छे। सुरेश जी आप ही हो क्या? अच्छा राम जी, सुरेश जी तो मैं हूं, मैंने कहा दूसरा कौन आ गया? भाई साहब वो हैं और रहेंगे, क्योंकि एमडीएच मसाले वाले बाबूजी इतने टैलेंटेड आदमी है भाई साहब। उस आदमी ने यमराज की आंखों में भी गरम मसाला झोंक रखा है। विश्व पितामह के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान केवल एमडीएच मसाले वाले बाबूजी को मिला है, और किसी को ही नहीं मिला। तो अपने को क्या मतलब है भाई साहब फालतू बातों से? जो देश में सही चल रहा है उस पर बात करो, क्योंकि ऐसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो जो ढंग की बात हो वो करो ना भाई साहब। मैं आपको सही बात बताऊं, ये पाकिस्तान, ये महंगाई, ये इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये इस देश की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए तो अपने को इतनी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सारे दुखी हो रहे ना। मैं एक ही आदमी बता रहा हूं आपको जो पाकिस्तान को 5 मिनट में सलटा सकता है, और उस आदमी का नाम सुन के आप तालियां बजाना। एक ही आदमी है पाकिस्तान को जो 5 मिनट में सलटा सकता है, उस आदमी का नाम है परम पूजनीय राहुल गांधी। क्योंकि जिसने 100 साल पुरानी कांग्रेस को सलटा दिया, उसके कहां लग रहे पाकिस्तान। हाँ, कांग्रेस की तो उम्र ज्यादा ही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के काई को पीछे पड़ो यार। भाई साहब मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूं, मस्त रहता हूं, कौन टेंशन पाले। इधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। बहुत बढ़िया। बढ़िया तो है, लेकिन आप क्या है बीच बीच में तालियां वालियां भी बजाते रहा करो।
कि मैंने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु हम क्या है कि असली दिक्कत में ध्यान नहीं दे रहे। असली दिक्कत क्या है इस देश की? असली दिक्कत भाई साहब हिंदुस्तान की ये है कि हम कहते रहते हैं बोले हमने चाइना को डोकलाम में पीछे खदेड़ दिया, हमने पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब ये बीजेपी वाले बोले ना, बोले हमने हिंदुस्तान की पहली सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, झूठ बोले। तो कांग्रेस वाले भी बोल पड़े, बोले साहब ये झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले, हमने तो 2007 में ही कर दी थी। हालांकि कांग्रेस ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उसका पता पाकिस्तान को भी नहीं चला था, पर वो कह रहे थे कि तो करी होगी। हिंदुस्तान की पहली सर्जिकल स्ट्राइक न भाजपा ने करी, न हिंदुस्तान की पहली सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने करी। हिंदुस्तान की पहली सर्जिकल स्ट्राइक अगर किसी ने करी तो हमारे पवन पुत्र हनुमान ने की, लंका में घुस के ऐसी आग लगाई, तेल भी उनका, माचिस भी उनकी, सारी लंका जला के राख कर दी। तो ये देश की प्रॉब्लम है। हम चाइना बोलते हैं, लेकिन चाइना क्या है? चाइना हिंदुस्तान से आगे है। चाइना ने तरक्की की क्योंकि चाइना में 5वीं पास आदमी घड़ी बनाता है, कैलकुलेटर बनाता है, मोबाइल बनाता है। यहाँ पे तो BA MA पास को भी पकोड़े तलना भी नहीं आता। उसका कारण है हमको हिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं, बोले चेकोस्लोवाकिया का इतिहास पढ़ो, चेकोस्लोवाकिया ने ऐसे युद्ध लड़ा, वैसे युद्ध लड़ा। और हमको क्या मतलब यार चेकोस्लोवाकिया से? उसका नाम ले तो जुबान पे लकवा मार जाता है, उसका इतिहास पढ़ा रहे हो। और क्या पढ़ा रहे? बोले ये प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने इस ईस्वी में जन्म लिया। ये द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने इस ईस्वी में जन्म लिया। ये तृतीय चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने इस ईस्वी में जन्म लिया। साला मेरे आज दिन तक यही समझ में नहीं आया, वो चाणक्य के साथ लड़ा था वो वाला चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा था? हिस्ट्री में 20-25 तो अशोक, यही पता नहीं चलता तिरंगे में चक्र कौन से वाले अशोक का लग रहा है। हमको हिटलर पढ़ाया जा रहा है। इस देश की तकलीफ यह है कि हमको हिटलर पढ़ाया जा रहा है, हमको मुसोलिनी पढ़ाया जा रहा है, हमको अमेरिका के युद्ध पढ़ाए जा रहे हैं। अरे इतना पढ़ा रहे हो, किसी दिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर दामोदर सावरकर, अशफाक उल्लाह खां के भी बारे में पढ़ा के देख लो, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं पढ़ा रहा। उनके बारे में इसलिए मैं कहता हूं कि अशफाक उल्लाह खां की कोई मुस्लिम बात नहीं करते। अशफाक उल्लाह खां की कोई मुस्लिम बात नहीं करते। बिस्मिल शेखर और सुभाष को हिंदू याद नहीं करते। हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। हम इस फैशन के चक्कर में, इस बेबी कट के चक्कर में 2-2 चोटी को भूल गए। कुत्ते के बिस्किट याद रहे पर गाय की रोटी भूल गए। कुत्ते के बिस्किट याद रहे पर गाय की रोटी भूल गए। लेकिन अपने क्या मतलब है इन फालतू बातों से? हमसे तो यार जो जितना ज्ञान हो उतना तो सारा झाड़ो ना। अब मैं आपके बीच में देखो, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब नई फिल्म देख के आ रहा हूं। मैंने कहा कौन सी फिल्म देख के आ रहा है? बोला भाई साहब वो संजय लीला बंसाली की जो राजस्थान में रिलीज नहीं हुई, वो देख के आ रहा हूं। स्टोरी सुनाऊं? अब उसने स्टोरी सुनाई, 10 घंटे तक तो इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब मेरे को भी कोई काम धंधा दे दो। दुकानदार ने उससे कहा यार काम धंधा चाहिए तो एक काम करिए, 10 महाभारत है, जाए इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर दुकानदार से बोला भाई साहब वो तो यूं ही बिकी, थोड़ी और दो। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत दी, वो फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब वो भी बिकी, थोड़ी और दो। दुकानदार ने उसको 100 महाभारत दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले यार महाभारत बेचने में लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं, तू जाता है घंटे आधे घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें
करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। एक दिन वो फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी महाभारत बेचना, अब तो मेरी नई नौकरी लग गई। मैंने कहा नई नौकरी खाई में लग गई रे तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में लग गई। मैंने कहा रेलवे में कई चीज की नौकरी लग गई तेरी, क्या करेगा रेलवे में? बोला भाई साहब अनाउंसमेंट की लग गई। अब उसने अनाउंसमेंट किया, राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, गई। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे, उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन उनको इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी पार्क करी, वो फिर बोला पहले मेरी बात सुनो, बाद में चलना ऊपर। बोले यार तू बहुत देर लगाएगा बोलने में, बाद में बोलना। 5 मंजिल चढ़ गए, फिर बोला मेरी बात तो सुनो। बोले यार तू बाद में बोलना। 20 मंजिल चढ़ने के बाद हाँफते हाँफते पूछा सबने उससे, बोला अब बता तू क्या बोल रहा था? बोला भाई साहब मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के कमरे की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। बहुत अच्छे सुरेश भाई, क्या बात है, वाह। इसलिए लोगों को भाई साहब हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो आपने जितने भी कवि यहाँ पे बुलाए हैं वो सब इस महफिल को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं, और समय की कमी है इसलिए हम ज्यादा कविताएं आपको नहीं सुना सकते। और चीफ गेस्ट साहब आगे दिखते हैं। आओ भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत। हमारे क्लब के मेंबर और केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत बीच में पधारे हैं हमारे कार्यक्रम के। जोरदार तालियों से आपका स्वागत इस्तकबाल करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठो सर, ऊपर आ जाओ। मंच पर पधार जाओ भाई साहब, आपसे निवेदन है। भाई साहब भी लाजवाब हाजिर जवाब है। यहाँ पे आओ भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत है। ये देश के सारे बड़े बड़े कवि हैं। आप सुरेंद्र शर्मा जी को जानते होंगे, प्रताप पोद्दार जी को जानते होंगे, और अकेला जी को भी जानते होंगे। तो है इनको मुंह सही है, हाँ अकेले हैं तो विराजिए सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप सब राष्ट्रीय कवियों से मिल चुके हैं, और मेरा जब नंबर खत्म होएगा तो अंतर्राष्ट्रीय से भी मिल ही लोगे। देखो समय की कमी है, मैं एक मुक्तक सुना के अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं, लेकिन मैं आया हूं तो 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं नीचे बैठ जाऊंगा। अभी आपने देखा होगा आज करवा चौथ का मौका भी है, और मैं इसलिए भी सुनाना चाहता हूं कि पिछले दिनों कुलभूषण जाधव की पत्नी गई थी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वालों ने उनकी चूड़ियां उतरवा ली, जूतियां उतरवा ली, फिर अपने पति से मिलने का मौका दिया और एक शीशा वहां पे रखा गया। मैंने ये लिखा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की पत्नी की जूतियां क्यों उतरवाई। आपको लगे कि इस बालक ने ठीक पंक्तियां कही है, मैं एक मुक्तक सुनाता हूं,
अगर लगे तो मुझे आप भी अपनी तालियों से नवाजना, तो उसके बाद मैं भी अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। स्वागत है सुरेश भाई। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की पत्नी की जूतियां क्यों उतरवाई, सुनना। कि भरत ने त्याग किया ऐसा बलिदान किया, राम जी के राज को चलाने लगी जूतियां। भरत ने त्याग किया ऐसा बलिदान किया, राम जी के राज को चलाने लगी जूतियां। सारे ही बजा दो, फिर दो चार भी क्यों बजा रहे। ओ भरत ने त्याग किया ऐसा बलिदान किया, राम जी के राज को चलाने लगी जूतियां। जब नारियों को कोई हथियार ना मिला, तो आशिकों की चांद को सजाने लगी जूतियां। तो हम क्या बखान करे, कैसे गुणगान करे, पाक जैसे देश को भी भाने लगी जूतियां। और अगली पंक्ति में लगे कि मैंने ठीक बात कही है, तो एक एक व्यक्ति के दोनों हाथ में आकाश में लहरते हुए देखना चाहता हूं। तो हम क्या बखान करे, कैसे गुणगान करे, पाक जैसे देश को भी भाने लगी जूतियां। ओ शादियों में सालियों का काम था चुराना, पर आजकल साले भी चुराने लगे जूतियां। शादियों में सालियों का काम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई सुरेश अलबेला ने जो आपको मस्ती दी है, ठहाके दिए हैं, मैं चाहता हूं भाई सुरेश अलबेला के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर। सुरेश भाई मजा आ गया वाकई में, और आपको देखने के बाद तो लाजवाब हो जाता है सारा माहौल। बहुत बढ़िया आपने सुनाया, और कार्यक्रम अब उस मकाम पर है। हमारे बीच में परम आदरणीय मेरे बड़े भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पधार चुके हैं। भाई साहब, आपका कवियों की तरफ से मैं विशेष आपका स्वागत करता हूं। पूरा मंच एक बार आपके सम्मान में ताली बजाकर आपका स्वागत, और उम्मीद क्लब की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने जिस बात से कविता खत्म की है, दो पंक्तियां मैं आपको सौंपना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ना चाहता हूं उस कवि की तरफ जिसका इंतजार आप लोग काफी समय से कर रहे हैं, कि मरना भी उनका क्या मरना है। देशभक्ति की बात की आपने, दो पंक्तियां सौंपता हूं, अपनी ऊर्जा मुझे बताइएगा कि मरना भी उनका क्या मरना है जो मरते हैं 2 गज कफन के लिए। दूसरी पंक्ति पर अपने हाथ खोलिएगा इस देश की माटी के लिए, कि मरना भी उनका क्या मरना है जो मरते हैं 2 गज कफन के लिए। मरना तो उनका मरना है जो मरते हैं अपने वतन के लिए। बहुत शुक्रिया। अब कवि सम्मेलन उस मुकाम पर हम उन्हें सुनना चाहते हैं जो पिछले 50 वर्षों से, बहुत कम ऐसे कवि या ऐसे फनकार होते हैं जो अपने क्षेत्र में आधी शताब्दी बिना किसी दाग के निष्पक्ष होकर, और जिनको हर कोई व्यक्ति, हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, हर कोई व्यक्ति जिनको सुनना चाहता है, और विशेष तौर पर जो विवाहित है वो तो जरूर उनको सुनना चाहता है। हमारे बीच में एक ऐसे उम्दा फनकार, कलम के ऐसे जादूगर, हंसी के एक ऐसे बादशाह हमारे बीच में है जो दुनिया को हंसाते हैं लेकिन खुद बहुत कम हंसते हैं। आपके सम्मान में आदरणीय सुरेंद्र शर्मा साहब 4 पंक्ति आपको सौंपता हूं, और आपकी भरपूर तालियां चौथी पंक्ति पर आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को आपके बीच में बुलाएं। उसके बाद आप और शर्मा जी बीच से मैं हट जाऊंगा। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि दर्द दिल में जो बसाओ तो मजा आए। भाई साहब, दर्द दिल में जो बसाओ तो मजा आए, और जख्म सीने से लगाओ तो मजा आए। फौजदार साहब कह रहे हैं अच्छा है, कौन, मैं या कविता? दर्द दिल में जो बसाओ तो मजा आए, और जख्म सीने से लगाओ तो मजा आए। रुलाने को तैयार है जमाने वाले, किसी रोते को हंसाओ तो मजा आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में हैं, आए और आपको हंसी की दुनिया में लेकर जाएं। उनका एक आदेश भी है कि जो भी कैमरे यहाँ पर लगे हैं, एक आंख बंद करके जो भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो कैमरे थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, ऐसा आपका आदेश है। जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के सम्मान में। मैं रिकॉर्डिंग करवाता नहीं, घुमाने की भी जरूरत नहीं। हाँ है, और ये देश का सौभाग्य है जब साहित्य राजनीति के साथ बात करता है। सरदार जी भी हाथ जोड़ रहे हैं अगले कार्यकाल के लिए शायद। भाई साहब बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आदरणीय दादा जो आपने कविताएं सुनाई है, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं।
और जिस तरह से आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी, बड़ों के जो चरण छूती आप पधारे, जब सब लोगों ने प्रणाम किया तो वो संस्कार मुझे कुंवर बेचैन साहब की 4 पंक्तियां याद आती है जो आपको सौंपना चाहता हूं कि वो सड़क के किनारे शजर की छांव छूता है। आप सबका ध्यान चाहता हूं मैं, प्रताप भाई की तरफ बढ़ेंगे, मस्ती की तरफ। अंतिम आधे घंटे की और पारी रही है, पूरी मस्ती और उमंग के साथ आप लोग जुड़े रहे। वो सड़क के किनारे शजर की छांव छूता है। अलबेला जी, क्यों, क्या व्यू रचना रच रहे हैं आप। वो सड़क के किनारे शजर की छांव छूता है, नगर और गांव लिखा हो तो पहले गांव छूता है। जो संस्कार की बात की आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने कि वो सड़क के किनारे शजर की छांव छूता है, नगर और गांव लिखा हो तो पहले गांव छूता है। कुंवर इस दौर में भी उसकी आंखों में शराफत है, कुंवर इस दौर में भी उसकी आंखों में शराफत है। वो झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता है, वो झुककर आज भी अपने घर में संस्कार जिंदा रख पाए। ये बहुत बड़ी नसीहत आपने दी। और आइए हम कवि सम्मेलन के उस शिखर पर आपको ले जाना चाहते जहां पर ठहाके आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं जितने भी लोग उठकर इधर उधर जा रहे हैं, रिफ्रेश होकर आ जाएं तुरंत 2 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारे पास केवल एकमात्र सरदार जी उपस्थित है जो आपको आगे की यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। और सरदार जी बड़े कमाल के हैं साहब। कमाल के इसलिए क्योंकि पिछले दिनों इनके लड़के का मेरे पास फोन आया, बोले राम चाचा एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? पापा जी अलग तरह की हरकत करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले सुबह 4 बजे उठते हैं, रसोई में जाते हैं, शक्कर का डिब्बा खोलते हैं, 2 मिनट तक घूरते रहते हैं, वापस आके सो जाते हैं। मैंने भाई साहब को फोन किया, मैंने कहा सरदार जी ये क्या बात हुई? बोले कुछ नहीं राम भाई, इन्होंने जो जवाब दिया अगर समझ जाओ तो ठहाकों के साथ आमंत्रित करना। प्रताप फौजदार देश का बहुत बड़ा नाम हमारे बीच में। सरदार जी ने कहा कुछ नहीं राम भाई, पिछले दिनों मैंने डॉक्टर साहब को चेक कराया था और उन्होंने कहा था सुबह सुबह भूखे पेट एक बार शुगर चेक कर लिया करो। तो ये कमाल के आदमी है साहब। मस्ती इसी तरह से आप लुटाते रहें। बाबाओं की बात की, आदरणीय शर्मा जी ने भी बात की। मैं तो खुद पिछले दिनों, हाँ भाई साहब यहाँ पधार चुके हैं, अनिल जी तो हिले नहीं है क्योंकि आपने जिस उम्र में ये मुकाम हासिल किया अब आपको कोई हिला भी नहीं सकता। हमारा सैल्यूट आपको। रमेश भाई, ये पूरी टीम, रवि जैन साहब हमारे सामने विराजमान है। मुझे तो पिछले दिनों याद आता भाई साहब, किसी ने कहा था कि अगर ऋषिकेश जाओ तो नागा बाबा के पांव पकड़ लेना, बहुत आशीर्वाद फलता है उनका। तो जो ही बाबा जी निकल के आए नदी में से, मैंने पांव पकड़ लिए। मैंने कहा बाबा जी आशीर्वाद दे दो, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका आशीर्वाद बहुत फलता है। मस्ती के साथ सुनना और बुलाना प्रताप जी को। उसने कहा चल हट, काहे का नागा बाबा? मैं तो नहाने गया था, पीछे मेरे कोई कपड़े ले गया। जोरदार ताली से स्वागत करें आदरणीय प्रताप फौजदार हमारे बीच में आए, मस्ती लुटाएं और जोरदार तरीके से आपको हंसाएं। जय। अरे इसको साइज का करिए भाई। दो इंच नीचे कर, 2 इंच। साइज तेरा है कि मेरा है? तो 2 इंच नीचे कर इसको। तेने इतना छोटा सरदार भी नहीं देखा होगा कभी। कर कर नीचे कर, ज्यादा हो गया। 1 सूत ऊपर कर, आधा सूत नीचे करके निकल जा। हो गया वो तो। नहीं, दरअसल क्या है कि जब ये राम अकेला मेरे ऊपर सरदारों पे चुटकुले पड़ रहा था तो ये वहां से बैठा हुआ मुझे बड़े गौर से देख रहा था। ये काम मैंने इसलिए कराया है, मैं कहा ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है। एक बार तालियां बजाइए। कवि सम्मेलन तो हो गया, भाई साहब ने शिखर कलश रख दिया है, बहुत ऊंचा कर दिया था। थोड़ा सा मैं इसे अब नीचा करूंगा। नीचा करने के लिए आप बैठ जाओ बेटी कहीं भी। हाँ ठीक। बच्चे लौट गया, चल लौट। किस डायरी का पन्ना है ये? डायरी में लगाओ इसको। बहुत अच्छे। ये अब जो मुझे मिल गए कम से कम वो तो सुरक्षित रहें। आइए भाई साहब, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। सरदारों की वजह से आजकल कोई सुन नहीं रहा है, आप लौटे आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भैया मैं आपसे एक बात कहूँ। अच्छा ये अब आप इधर आ गए, मुझे एक बात बताओ,
आप सरदार का फोटो पहली बार ले रहे हो क्या? तो फिर काय के लिए कौन बदल रहे हो, कभी यहां से कभी यहां से? भाई मेरे, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले एक जैसा ही आता है। और तुझे क्या कल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। अच्छा आई की दिखाता तुझे। अच्छा सही बताओ भाई, तुम कुछ फोटो वोटो भी ले रहे हो को कोरा फिलस ही मार रहे हो? नहीं साला, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। बेटा ऐसा ही है, उसी पोजीशन में बिठा दो जिस पोजीशन में पहले थे। आप बंद कर दो, ये बंद कर दो। मैं भी रिकॉर्डिंग नहीं कराता हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है ये सब बेच रखा है, कल मुझे नोटिस आ जाएगा। हाँ, कई चैनलों पे और उन पे आप जानते ही